आफ्टरनून क्लास। आज सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जानते हैं हमारा संविधान, ठीक है। अगर संविधान की बात करें तो ये 1950 में हमारे देश में लागू हुआ था, ओके, 26 जनवरी को। इसके बारे में और डिटेल्स में हम आगे पढ़ते जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी आप अपनी बातों को पहुंचाइए और कहिए कि चैप्टर्स को देखें। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव रीड दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी एंड टू मेक दिस डेमोक्रेसी वर्क अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन क्रिएटेड। जैसे आप जानते हैं कि एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब एक जनतंत्र वाली, जहाँ पर एक गवर्नमेंट है जो काम करती है, जो पीपल्स के द्वारा चुनी गई होती है। एंड टू मेक दिस डेमोक्रेसी वर्क, और इस डेमोक्रेसी को काम लाने के लिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाए जाते हैं। इसी चैप्टर में वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर इट। और इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसको समझें और उसकी हमें ज़रूरत क्यों है। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है आपका नीड ऑफ लॉज। कानून की हमें ज़रूरत ही क्यों है। सम रूल्स हैव टू बी फिक्स्ड फॉर ईच सिचुएशन सो दैट ईच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बिहेव्स इन अ मैनर दैट इज नॉट ऑफेंसिव टू अदर्स। कुछ कानून, कुछ रूल्स हम बनाते हैं जिससे हर सिचुएशन को हम फिक्स कर सकें, बराबर कर सकें, मतलब हर सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकें, कोई भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें बिना दूसरे पर्सन को उससे कोई भी हार्म पहुंचाए बिना, मतलब बिना किस दूसरे पर्सन को उससे कोई नुकसान हुए बिना हम रूल्स बनाते हैं कि जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को नुकसान किसी भी तरीके से ना पहुंचा पाए। दस अ रूल इज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल और अ गाइड फॉर एक्शन। तो एक रूल, जो एक कानून होता है या रूल जो नियम होता है, वो एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, मतलब एक कह सकते हैं एक तरीका होता है, मैनर होता है, क्राइटेरिया होता है, जिस तरीके से हम गाइड करते हैं एक्शन को कि कैसे कौन कौन से एक्शन हमको करने हैं। फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन मेक्स लाइफ ईजी। यही रूल्स एंड रेगुलेशन लाइफ को ईजी बनाते हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कई तरीके से। जैसे आप देखते हैं कि कार्स चलती हैं, तो हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड में हमेशा कार्स चलती हैं, ठीक है। आपको कोई काम करना हो तो उसका एक प्रोसीजर आपको बताया जाता है, ओके। आपको एफआईआर करानी होती है तो आपको पहले उसका रूल्स एंड रेगुलेशन जानना होता है। आपको कोई पेपर देना होता तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जानने हैं। कोई चीज़ यूज़ करनी तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिससे कोई भी तरीके की आप ऑफेंसिव चीज़ें, देखिए वर्ड लिखा था ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपराध। कोई भी दंडनीय या अपराध जैसा काम आप ना करें, या फिर कोई भी ऐसी तरीके की काम ना करें जिससे दूसरे को कोई नुकसान पहुँचे। फॉर एग्जाम्पल वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड वी फॉलो सर्टेन ट्रैफिक रूल्स। जब भी हम ड्राइव करते हैं या वॉक करते हैं रोड पे, हम कुछ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं कि फुटपाथ पे चलें, लेफ्ट साइड में चलें, गाड़ी को 45 से 50 के स्पीड के बीच में चलाएं, उससे ऊपर स्पीड एक्सेस ना करें, और इंडिकेटर दें, और सारी चीज़ों का हेलमेट यूज़ करें। इन सारी चीज़ों का यूज़ करें जिससे क्या, और ये रूल्स बनाए गए क्यों, क्योंकि फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस के सेफ्टी के लिए इस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं। वी इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स कैन लीड टू एक्सीडेंट। अगर आप इन रूल्स को तोड़ेंगे तो इसके कंडीशन, जो इसके आपके रिजल्ट हो सकते हैं वो हार्श हो सकते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। कहीं कहीं तो लोगों की डेथ हो जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट से लोग की कुछ ब्रोकन रिब्स हो जाती हैं, बोन्स टूट जाती हैं, कुछ और सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सिमिलरली नेशंस ऑल्सो गवर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एज लॉज ऑफ द कंट्री। इसी तरीके से जो आपके नेशन है उसको भी गवर्न किया जाता है, मतलब उसको भी चलाया जाता है ठीक तरीके से कुछ रूल्स के द्वारा, नोन एज लॉज ऑफ द कंट्री, जिसको हम देश के कानून भी कहते हैं। ब्रेकिंग लॉज कैन प्रूव हार्मफुल फॉर द सिटीजन्स ऑफ द नेशन। इन रूल्स को तोड़ना हार्मफुल है सिटीजन्स के लिए, जिससे दूसरे सिटीजन्स को नुकसान पड़े। अब जैसे रूल ना हो, जैसे हमारे देश में रूल है कि आप किसी भी पीपल के, अगर आप मर्डर करेंगे या किसी भी पीपल को आप किल करेंगे तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। 302 लगता है, 307 लगता है, कई तरीके के आईपीसी के आपकी जो कोड है उसके मदद से इनको सजाएं दी जाती हैं। अब ऐसा ना होता तो क्या होता, जिसको भी गुस्सा आता वो एक दूसरे की किल कर देता या एक दूसरे को मार देता। तब ऐसे ही करते लोग, सबको एक दूसरे को मारते ही जाते, तो क्या होता, एक मसैकर, मतलब एक हत्या पूरी तरीके से हो जाती। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, लोगों को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके के रूल्स बनाए जाते हैं।
देखिए हम पहली रूल की बात करें तो ये देखिए लिखा हुआ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। आप जानते हैं डाउरी, दहेज प्रथा बहुत फेमस है। हमारे बहुत पहले के टाइम से हमारे देशों में दहेज प्रथा, आप राजाओं के टाइम से देखते थे कि राजा जब अपने रानियों की शादी करते थे दूसरे राजाओं से तो उनको भेंट में कहीं कहीं आप देखते कि जिला दे देते थे, कहीं कहीं राज्य दे देते थे। आप ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती, तो ये आप बाद में एक डाउरी के रूप में बनता गया। मतलब ऐसा होने लगा कि अगर लड़कियां डाउरी नहीं लाएं, अगर दहेज ना लाएं, तो फिर उनके साथ गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको नुकसान पहुंचाया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। तो इसी के खिलाफ डाउरी प्रोहिबिशन मतलब दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकने के लिए, तो इस दहेज को, इस डाउरी प्रोहिबिशन को रोकने के लिए एक आपका लॉ बनाया गया। कब बनाया गया? 1961 में। The practice of payment and acceptance of dowry has existed in our country for a long time. Earlier, at the time of marriage, a girl was given dowry in the form of gifts by her parents. It was a voluntary action and this dowry was seen as the bride's own property. ये एक voluntary action था, मतलब आपका मन करे तो आप दीजिए, ना मन करे आप ना दीजिए। इस पर आपको कोई फोर्सफुली करने की इस चीज़ की जरूरत नहीं थी। ओवर द सेंचुरीज, कई दशकों तक, कई शतकों तक डाउरी बिकेम एन ऑब्लिगेशन, हमेशा से एक ऑब्लिगेशन, एक रोक का काम बनता गया है ये। इफ़ अ गर्ल फेल टू ब्रिंग डाउरी, अगर एक लड़की डाउरी या दहेज नहीं लाती थी, शी वॉज ह्यूमिलेटेड, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको नुकसान पहुंचाया जाता था, इवन टॉर्चर, उसको मारा जाता था। इन सर्टेन केसेस बाय हर इन लॉज, उनके इन लॉज के द्वारा, मतलब उनके हस्बैंड्स के द्वारा, उनके फादर इन लॉ के द्वारा, उनके मदर इन लॉ के द्वारा मारा जाता था। मैनी ब्राइड्स वे बर्न, कभी कभी लड़कियों को जला भी दिया जाता था जिंदा, इसी चीज़ के लिए कि जब वो डाउरी नहीं लाती थी। एज पनिशमेंट फॉर नॉट ब्रिंगिंग द डिजायर्ड डाउरी। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी डाउरी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो इसी डाउरी को, इसी दहेज को ख़त्म करने के लिए एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, जो कब आया? 1961 में। टू प्रोहिबिट द डिमांडिंग, तो डिमांड को ख़त्म करने के लिए, प्रोहिबिट मतलब होता ख़त्म करना, डिमांड को, गिविंग देने को, टेकिंग लेने को, मतलब आप दे भी नहीं सकते और आप ले भी नहीं सकते। हमारे देश में आप देना और लेना दोनों तरीके का काम क्या है? डाउरी में आता है। डाउरी एज डिस्क्राइब एज द डिमांड फॉर द प्रॉपर्टी बाय द ग्रूम्स रिलेटिव फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट। डाउरी क्या है कि आप लड़की के पिता से ये डिमांड करें कि आपको प्रॉपर्टी या कोई भी तरीके की संपत्ति चाहिए, आप ब्राइड्स के पेरेंट्स से, ठीक है। एन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है, देखिए एक वर्ड आया है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। संशोधन को अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो चेंज। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो लॉज होते हैं वो टाइम बाय टाइम के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। जैसे पहले कुछ अलग होता है, तो बाद में देखा गया कि इसमें ये चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को इसमें बदलने की ज़रूरत है, तो उसके लिए अमेंड किया जाता है, मतलब उसमें संशोधन किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं। तो एक अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 1961 में। इन 1981 विच मेड पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी आ पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें पेमेंट करना, एक्सेप्ट करना, दोनों ही चीज़ें क्या हो गई? आपका पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध हो गया। द एक्ट वॉज फर्दर अमेंडमेंट इन 1986, बाद में इस कानून को फिर से बदला गया। कब बदला गया? 1986 में। अंडर दिस लॉ द पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड कैन फेस अप टू 5, अगर इस केस में किसी व्यक्ति को कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब होता है दोषी, मतलब अगर किसी पर्सन को दोषी पाया गया तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है, 5 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। ही कैन ऑल्सो बी फाइंड अप टू 15,000 रुपीज, उसको 15,000 तक की, क्या कह सकते हैं कि आपका 15,000 तक का जुर्माना, और उतना अमाउंट जितना उसने उसके डाउरी के रूप में मांगा उतना अमाउंट उसको सज़ा के रूप में भी मिल सकती है। तो आज आपको पता चला होगा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है। आगे के बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को देखने का प्रयत्न करिए और उनसे कहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।